जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूरी तरह दिवालिया हो जाती है तो मजबूरी में तुम्हें उसके साथ एक छोटे से बेसमेंट वाले किराए के कमरे में रहना पड़ता है। कभी आलीशान हवेली में रहने वाला तुम इस बदहाल जिंदगी को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाते। हर दिन तुम उस पर गुस्सा निकालते हो, उसे निकम्मी और बेकार कहते हो, यहाँ तक कि पैसों के लिए उसे बेच देने का भी सोच लेते हो। लेकिन बाद में तुम्हें सच्चाई पता चलती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड असल में बीजिंग के सबसे ताकतवर और अमीर परिवार की खोई हुई राजकुमारी है, जो वर्षों से अपनी पहचान छिपाकर जी रही थी। जैसे ही उसका परिवार उसे ढूंढ लेता है, सबसे पहला आदेश यही होता है कि तुम्हें उस निर्दयी बॉयफ्रेंड को दूर पहाड़ों के बीच एक सुअर बाड़े में फेंक दिया जाए, जहां तुम सुअरों को चारा खिलाते हुए गंदगी में मर जाते हो। लेकिन तुम ऐसी मौत नहीं चाहते। इस बार तुम हर हाल में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो। मुश्किल बस इतनी है कि अभी तक तुम कई महीनों से उसी लड़की को हर रोज अपमानित करते आए हो। भगवान ही जानता है कि वह हर दिन कितनी मेहनत करती है। दिन भर नौकरी करने के बाद रात में सुपरमार्केट में कैशियर की दूसरी नौकरी भी करती है। इतना सब करने के बावजूद वह अपने लिए ढंग का खाना तक नहीं खरीदती। ऐसे में तुम उससे फिर कैसे लड़ सकते हो? इसलिए तुम तुरंत अपना रवैया बदल लेते हो। तुम कहते हो, असल में मुझे ड्यूरियन नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। लीना हैरानी से तुम्हारी तरफ देखती है। उसे याद है कि तुम्हें कभी स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं थी। तुम जल्दी से बात संभालते हुए कहते हो, बस आज कुछ नया खाने का मन है। वह कुछ देर तक चुप रहती है और फिर धीरे से हामी भर देती है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि कमरे से बाहर निकलते ही वह दरवाजे से टिक जाती है। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई देता है। उसके मन में एक ही सवाल उठता है, आज इसने झगड़ा क्यों नहीं किया? क्या यह आखिरकार मुझे छोड़कर जाने वाला है? शाम होते ही लीना लगभग दौड़ती हुई घर पहुंचती है। हाथ में फलों का बैग लिए वह सीधे तुम्हारे कमरे की ओर भागती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, कमरा खाली मिलता है। उसका दिल बैठ जाता है। वह दरवाजे से टिककर खड़ी रह जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी उसे छोड़कर चली गई। तभी पीछे से तुम्हारी आवाज आती है, लीना, कपड़े धुल गए हैं, जाकर नहा लो। वह तुरंत पलटती है। उसकी आंखों में यकीन और राहत एक साथ दिखाई देते हैं। तुम गए नहीं? तुम हैरानी से कहते हो, जाऊं? कहाँ जाऊं? आज मेरी छुट्टी है। उसके चेहरे से जैसे कई टन बोझ उतर जाता है। वह तुम्हें कपड़े टांगने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ते हो, तुम्हारी नजर मेज पर रखे फलों पर पड़ती है। वहां एक बड़ा सा ड्यूरियन और साथ में चमकती लाल स्ट्रॉबेरी का डिब्बा रखा होता है। लेबल देखकर तुम समझ जाते हो कि यह 600 युआन वाला महंगा मुसांग किंग ड्यूरियन है। तुम्हारा गला भर आता है। इतनी गरीबी में रहने के बावजूद उसने तुम्हारे लिए इतना महंगा फल खरीद लिया। तुम धीरे से पूछते हो, हमने तो तय किया था कि सिर्फ स्ट्रॉबेरी लानी है। वह बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब देती है, तो क्या हुआ? इस महीने किराया थोड़ा मुश्किल होगा। मैं रोज 2 घंटे और काम कर लूंगी। यह सुनकर तुम्हारा दिल बैठ जाता है। कल रात तुम्हारी वजह से वह 2 घंटे कम सोई थी और अब तुम्हारे लिए और ज्यादा मेहनत करने को तैयार है। तुम बिना कुछ कहे ड्यूरियन उठाते हो और भागते हुए उसी फल वाले के पास पहुंच जाते हो। हाथ जोड़कर कहते हो, भाई, मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी अभी यह खरीदा है, क्या इसे वापस ले लोगे? सच में हमारे पास किराया देने तक के पैसे नहीं है। बहुत मिन्नतों के बाद दुकानदार 580 युआन वापस कर देता है। पैसे हाथ में लेकर लौटते समय तुम्हारी नजर एक आर्ट सप्लाई की दुकान पर पड़ती है। तभी तुम्हारे दिमाग में एक विचार आता है। तुमने आर्ट स्कूल में पढ़ाई की थी। अगर सड़क किनारे बैठकर लोगों के पोर्ट्रेट बनाओ तो कुछ कमाई हो सकती है। जितनी जल्दी तुम दोनों इस गरीबी से बाहर निकलोगे, उतना अच्छा होगा। हाँ, एक बात तय है, लीना को छोड़कर भागने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस कहानी में नायिका को छोड़ देना भी मौत को बुलाने जैसा है। तुम्हें बस तब तक उसके साथ रहना है जब तक उसकी मुलाकात उसके असली जीवन साथी से नहीं हो जाती। तभी तुम सुरक्षित तरीके से इस कहानी से निकल पाओगे। रात के लगभग 2 बजे लीना पूरी तरह थकी हारी घर लौटती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसकी नजर मेज पर रखे एक छोटे से नाइट लैंप पर पड़ती है। हल्की रोशनी में एक फूल और उसके नीचे दबा हुआ एक कागज रखा होता है। वह नोट उठाकर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, तुमने कहा था कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने इसे खरीद लिया। मैंने ड्यूरियन वापस कर दिया और 581 युआन मिल गए। उनमें से थोड़ा सा पैसा ड्राइंग बोर्ड खरीदने में खर्च किया है। बाकी सारे पैसे यहीं रखे हैं। आगे से इस तरह बेवजह पैसे मत उड़ाना। तुमने जानबूझकर वही सख्त और हुक्म चलाने वाला अंदाज अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी लाइन पढ़कर वह डांट कम और किसी रूठे हुए प्यारे से लड़के की चिंता ज्यादा लग रही थी। तुम्हें लगा कि बात में अभी भी पहले जैसी रौबदारी नहीं आई, इसलिए तुमने नीचे एक और लाइन जोड़ दी थी, और हाँ, अब से रात 10 बजे के बाद घर मत आना। यह पढ़ते ही लीना की आंखें नम हो जाती है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, शुक्र है मेरे साथ रहने वाला इंसान अभी भी वही है। अगर कोई और होता तो कब का मुझे छोड़कर जा चुका होता। वह चुपचाप लाइट बंद करती है और तुम्हारे पास आकर लेट जाती है। अगली सुबह तुम अपने कमरे में बैठकर स्केच बना रहे होते हो, जबकि लीना रसोई में नाश्ता तैयार करने में लगी होती है। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल जाती है और तुम्हारा पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि जो लड़की कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं भरती थी, आज हालात ने उसे इतना बदल दिया कि वह एक बेहतरीन शेफ बन चुकी है। सचमुच प्रतिभाशाली इंसान हर काम में माहिर हो जाता है। तुम हाथ में ब्रश लिए रसोई में पहुंचते हो और मुस्कुराकर पूछते हो, लीना, क्या बना रही हो? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वह तुम्हारे सामने अंडे वाला फ्राइड राइस रख देती है और कहती है, पहले चखो, फिर बताना कैसा बना है। तुम जैसे ही पहला निवाला खाते हो, तुम्हारी आंखें चमक उठती है। वाह, यह तो कमाल का बना है। तुम्हारे हाथ का खाना तो किसी 5 सितारा होटल के हेड शेफ से कम नहीं है। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लीना का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह धीरे से पूछती है, अजीब बात है,
तुम तो हमेशा कहते थे कि मेरा खाना बहुत खराब होता है, फिर आज अचानक इतनी तारीफ क्यों? यह सवाल सुनते ही तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुम तुरंत बहाना बनाते हो। मेरा मतलब पुराने घर के शेफ से तुलना कर रहा था। पहले थोड़ा कम अच्छा बनता था, लेकिन अब तो तुम उससे भी बेहतर हो। मगर लीना इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वह तुम्हारी आंखों में देखते हुए कहती है, पिछले 2 दिनों से तुम कुछ अलग ही लग रहे हो, तुम्हारे बोलने का तरीका भी। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक जाती है। तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारा राज खुल न जाए। तुम तुरंत चम्मच प्लेट में रख देते हो, दोनों हाथ कमर पर रखते हुए गुस्से का नाटक करते हो और कहते हो, बस एक बार तारीफ क्या कर दी, तुमने तो सिर पर चढ़ा लिया। क्या तुम्हें तभी अच्छा लगता है जब मैं हर रोज तुम्हें डांटूं? तुम्हारा यह नकली गुस्सा देखकर लीना कुछ पल तक तुम्हें ऐसे देखती रहती है जैसे कोई बिल्ली गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही हो। फिर वह हल्की आवाज में कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह नजरें झुका लेती है। नाश्ता खत्म होने के बाद लीना हमेशा की तरह बर्तन धोने लगती है। जब वह वापस आती है तो तुम्हें फिर से स्केच बनाते हुए देखती है। उसे लगता है कि तुम सिर्फ समय बिताने के लिए ड्राइंग कर रहे हो। वह दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम बिना सिर उठाए जवाब देते हो, ठीक है, और याद रखना रात 10 बजे तक घर आ जाना, यह नया नियम है। लीना कुछ पल के लिए वही रुक जाती है। उसे पिछली रात वाला नोट याद आता है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह जाती है, तुम भी अपना ड्राइंग बोर्ड उठाकर उसके पीछे पीछे निकल पड़ते हो। तुम एक वेस्ट अंडरपास में जाकर अपनी छोटी सी ड्राइंग की दुकान लगा लेते हो। पास ही तरबूज बेचने वाला बैठा होता है। तुम कार्डबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखते हो, सिर्फ 10 मिनट में पोर्ट्रेट, 10 युआन। कुछ ही देर में वहां से गुजर रहा एक युवा जोड़ा रुक जाता है। लड़की उत्सुकता से पूछती है, हम दोनों का स्केच बनवाने में कितना लगेगा? तुम मुस्कुराकर कहते हो, आज पहला ग्राहक हो, इसलिए दोनों का भी सिर्फ 10 युआन। करीब 20 मिनट बाद वह जोड़ा अपनी तस्वीर लेकर बेहद खुश होकर चला जाता है। तुम मोबाइल में आए पहले 10 युआन को देखते हो और खुशी से उछल पड़ते हो। पास बैठा तरबूज वाला मुस्कुराकर कहता है, लगता है पहली बार दुकान लगाई है। तुम हंसते हुए जवाब देते हो, हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। वह पूछता है, अभी पढ़ाई कर रहे हो? तुम थोड़ा रुककर सिर हिलाते हो, नहीं, बस ड्राइंग मेरा शौक है। अपनी असली पहचान बताना अभी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं था। तरबूज वाला तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरें ध्यान से देखता है और हैरान होकर कहता है, तुम्हारी ड्राइंग तो बिल्कुल फोटो जैसी लगती है। तुम मुस्कुराकर जवाब देते हो, शायद भगवान ने मुझे यह हुनर थोड़ा ज्यादा ही दिया है। सुबह के 9 बजते बजते ऑफिस जाने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। तुम्हारा सस्ता और तेज काम लोगों को पसंद आने लगता है। कुछ ही देर में अगले दिन के लिए भी 2 ग्राहकों की बुकिंग मिल जाती है। तुम खुश तो होते हो, लेकिन मन ही मन सोचते हो कि पता नहीं वे सच में आएंगे भी या नहीं। ठीक उसी समय उसी अंडरपास से गुजरते हुए लीना की नजर अचानक तुम पर पड़ जाती है। उसी समय स्कूल से लौट रहा एक छोटा लड़का तुम्हारी बनाई हुई एक ड्राइंग झपटकर भागने लगता है। तुम तुरंत उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाते हो, अरे, वो मेरी ड्राइंग है। लड़का तेजी से भागता रहता है, जबकि उसकी मां मोबाइल में व्यस्त रहती है और उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं करती। लेकिन जैसे ही लड़का अंडरपास के आखिर तक पहुंचता है, उसके सामने कोई दीवार की तरह आकर खड़ा हो जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि लीना होती है। वह बिल्कुल शांत लेकिन बेहद डरावने अंदाज में उसके सामने खड़ी रहती है। उसकी ठंडी आवाज गूंजती है, जो चीज मेरी है उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? यह सुनते ही लड़का डर के मारे रोने लगता है और चीख कर अपनी मां से कहता है, मम्मी, यहाँ डायनासोर खड़ा है, ये मुझे खा जाएगा। तभी तुम भी वहां पहुंच जाते हो। लड़के की बात सुनकर तुम्हारी हंसी छूट जाती है। सचमुच छोटे बच्चे की नजर से देखा जाए तो लंबी और गंभीर दिखने वाली लीना किसी डायनासोर से कम नहीं लग रही थी। लेकिन लीना के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। उसने चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाया। डरा हुआ लड़का तुरंत ड्राइंग वापस कर देता है और रोते रोते माफी मांगने लगता है। तभी लीना वह स्केच तुम्हें लौटाते हुए बिल्कुल सामान्य आवाज में पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हो, थोड़े पैसे कमाने के लिए लोगों के पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। इतना कहकर तुम बिना रुके वापस अपनी जगह लौट जाते हो और एक बुजुर्ग महिला का स्केच पूरा करने में लग जाते हो। लीना कुछ दूरी पर खड़ी चुपचाप तुम्हें देखती रहती है। तुम्हारे हाथ बिना रुके तेजी और आत्मविश्वास से चलते रहते हैं। हर रेखा इतनी सटीक होती है कि देखने वाला भी प्रभावित हो जाए। कुछ ही मिनटों में स्केच तैयार हो जाता है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए तुम्हें 10 युआन देती है और कहती है, बेटा, तुमने तो मुझे 10 साल जवान बना दिया। तुम हंसकर जवाब देते हो, आप तो पहले से ही जवान है, मैंने बस उसे कागज पर उतार दिया है। महिला खुश होकर चली जाती है। तुम अपना सामान समेटने ही वाले होते हो कि तुम्हारे सामने किसी के कदम आकर रुक जाते हैं। बिना ऊपर देखे तुम आतंक बोल देते हो, 10 युआन, सिर्फ 10 मिनट। लेकिन जैसे ही नजर उठाते हो, सामने लीना को देखकर तुम्हारी बात अधूरी रह जाती है। तुम घबराकर पूछते हो, तुम अभी तक यही हो? अगर तुम्हें पहले से पता होता कि उसका ऑफिस यही पास में है तो तुम कभी यहाँ दुकान नहीं लगाते। लीना शांत स्वर में कहती है, सड़क के उस पार से अपने सहकर्मी के लिए लंच लेने गई थी। फिर उसकी नजर तुम्हारे ड्राइंग बोर्ड पर जाती है। तुम इतनी अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। तुम्हारा दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है और तुम फिर से अपने पुराने घमंडी बॉयफ्रेंड वाला अभिनय शुरू कर देते हो। तुम सीना चौड़ा करके कहते हो, अब पता चला, मैं अपने दम पर पैसे कमा सकता हूँ। लीना के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। उसकी यही शांति तुम्हें और बेचैन कर देती है। तुम अभिनय जारी रखते हुए कहते हो, आज 40 युआन कमा लिए, कल की बुकिंग भी हो गई, तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ। लेकिन आखिरी शब्द बोलते बोलते तुम्हारी आवाज खुद ब खुद धीमी पड़ जाती है। लीना बिना नाराज हुए बस धीरे से कहती है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी तुम्हें याद आता है कि तुमने पहले ही इशारा किया था कि तुम किसी बड़ी चीज के लिए पैसे जोड़ रहे हो। कुछ देर सोचने के बाद तुम वही घिसा पिटा डायलॉग बोल देते हो, मैं साइकिल पर मुस्कुराने से बेहतर BMW में बैठकर रोना पसंद करूंगा। तुम्हारी बात सुनकर लीना कुछ पल चुप रहती है, फिर केवल 2 शब्द कहती है, समझ गई। इतना कहकर वह मुड़कर चली जाती है। तुम उसे जाते हुए देखते रहते हो और मन ही मन सोचते हो कि शायद वह बहुत नाराज हो गई है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह वापस लौटती है।
बिना कुछ बोले तुम्हारे सामने एक लंच बॉक्स रखती है और फिर चली जाती है। तुम डिब्बा खोलते हो तो हैरान रह जाते हो। अंदर 3 तरह के मांस के व्यंजन और एक सब्जी रखी होती है। तुम सोचते हो क्या उसकी कंपनी में इतना शानदार खाना मिलता है। तभी पास बैठा तरबूज वाला मुस्कुराते हुए कहता है, इतने भोले मत बनो, ये खाना उसने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए अलग से खरीदा है। मैंने देखा था, उसने खुद सिर्फ साधारण सब्जी और चावल खाए हैं। उसकी बात सुनकर तुम्हारा दिल भारी हो जाता है। वह फिर पूछता है, वो लड़की तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, फिर तुम उससे इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो। तुम गहरी सांस लेकर सिर झुका देते हो और धीरे से कहते हो, मुझे पता है, मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ। अपना सामान समेटने के बाद तुम सीधे अपनी दूसरी नौकरी पर पहुंच जाते हो। रात 9 बजे तक सुपरमार्केट में सामान उठाने और शेल्फ भरने का काम करते रहते हो। घर लौटने के बाद भी आराम करने के बजाय तुम मेज पर बैठकर लगातार स्केच बनाने लगते हो। थोड़ी देर बाद दरवाजे का ताला खुलने की आवाज आती है और लीना अंदर आती है। उसे देखते ही तुम्हें अचानक याद आता है कि रात 10 बजे तक घर आने का नियम तो तुमने ही बनाया था। अनजाने में तुम्हारे मुंह से निकल जाता है, अरे अभी तो सिर्फ 10 ही बजे है। इतना कहते ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तुम्हें लगता है कि कहीं उसे ऐसा न लगे कि तुम उसके जल्दी घर आने से परेशान हो। लेकिन लीना बिल्कुल शांत आवाज में कहती है, आज काम थोड़ा कम था, इसलिए जल्दी छुट्टी मिल गई, मैं पहले नहा लेती हूँ। इतना कहकर वह बाथरूम चली जाती है। तुम फिर से सिर झुकाकर अपनी ड्राइंग में लग जाते हो। एक के बाद एक दर्जनों स्केच बनाते बनाते समय कब बीत जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। जब नजर उठाते हो तो देखते हो कि लीना बिस्तर पर बैठी चुपचाप एक किताब पढ़ रही है। उसके पास मोबाइल खरीदने तक के पैसे नहीं है। उसकी पूरी तनख्वाह सीधे उस साझा खाते में चली जाती है, इसलिए उसका अकेला मनोरंजन लाइब्रेरी से किताबें उधार लेकर पढ़ना ही रह गया है। कमरे में छाई खामोशी तुम्हें अजीब लगती है, इसलिए तुम बात शुरू करने के लिए पूछते हो, क्या पढ़ रही हो। लीना किताब से नजर हटाए बिना जवाब देती है, पुअर चार्लीज अल्मनैक। यह सुनकर तुम कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हो। तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि क्या तुमने सचमुच इस लड़की को ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि अब वह अमीर बनने की किताबें पढ़कर फिर से जिंदगी शुरू करने का रास्ता खोज रही है। तुम धीरे से बिस्तर पर जाकर बैठते हो और मन ही मन हिसाब लगाने लगते हो कि खाते में कितने पैसे बचे हैं। लीना पहले ही बता चुकी थी कि अगले दिन किराया देना है। किराया भरते ही खाते में लगभग कुछ भी नहीं बचेगा। तभी लीना किताब बंद करके तुम्हारी तरफ देखती है और पूछती है, तुम्हारी ड्राइंग इतनी प्रोफेशनल कैसे है, यह सब कब सीखा। तुम सीधे जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछते हो, पहले तुम बताओ, कॉलेज से निकलते ही कोई 30 अरब की कंपनी कैसे खड़ी कर सकता है। लीना शांत स्वर में जवाब देती है, मैंने फाइनेंस पढ़ा था। तुम तुरंत कहते हो, तो फिर तुम्हारे बाकी क्लासमेट्स ऐसा क्यों नहीं कर पाए। लीना हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरी तरह इतनी बुरी तरह दिवालिया नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उसकी हालत सचमुच बहुत दर्दनाक थी। उसके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। उसकी कमाई सीधे तुम्हारे खाते में इसलिए आती थी क्योंकि अगर उसके अपने खाते में जाती तो तुरंत जब्त कर ली जाती। यह सोचकर तुम्हारा दिल भर आता है। तुम उसकी थकी हुई आंखों और चेहरे को देखते हुए उसे दिलासा देने की कोशिश करते हो। तुम धीरे से कहते हो, तुम अभी बहुत जवान हो, एक दिन जरूर फिर से अपनी जिंदगी बना लोगी, मुझे पूरा यकीन है। फिर तुम्हें याद आता है कि दोपहर में तुमने उसे मछली बाजार के पास देखा था। तुम पूछते हो, क्या तुम्हारा ऑफिस यहीं आसपास है। वह सिर हिलाकर कहती है, नहीं, घर से करीब 3 किलोमीटर दूर है, मैं पैदल आती जाती हूँ। यह सुनते ही तुम तुरंत बोल पड़ते हो, अगर मैं तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीदूं तो। तुम्हारे इतना कहते ही लीना का चेहरा अचानक बदल जाता है। वह कुछ पल तक बिना कुछ बोले तुम्हें देखती रहती है। तुम्हें उसी क्षण अपनी कही हुई पुरानी बात याद आती है, मैं साइकिल पर मुस्कुराने से बेहतर BMW में बैठकर रोना पसंद करूंगा। अगले ही पल लीना किताब बंद करके बिस्तर से उठती है, कमरे की लाइट बंद कर देती है और ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहती है, किराया कल देना है। अंधेरे में तुम धीरे से जवाब देते हो, किराया देने के बाद मैं और मेहनत करूंगा, इस महीने तुम्हारे लिए साइकिल जरूर खरीदूंगा। लेकिन उसने बिना किसी भावना के सिर्फ इतना कहा, जरूरत नहीं, सो जाओ। अगली सुबह तुम्हारे पास साइकिल खरीदने लायक पैसे भी नहीं थे, फिर भी तुम अपना ड्राइंग बोर्ड कंधे पर टांगकर रोज की तरह अंदर पास पहुंच गए। पूरी सुबह मेहनत करने के बाद भी तुमने बहुत कम पैसे कमाए। तभी अचानक गुलाबी रंग के बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। वह मुस्कुराई तो उसके 2 छोटे छोटे नुकीले दांत दिखाई दिए, जिसे उसकी मुस्कान और भी प्यारी लग रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, क्या आप मेरा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तुमने अफसोस जताते हुए सिर हिलाया और कहा, आज दोपहर मुझे एक जरूरी काम है, अगर चाहो तो कल आ जाना। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, फिर मैं कल आपकी पहली ग्राहक बनूंगी। मेरा नाम बियांका बाई है, मैं पास वाली सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जूनियर हूँ। उसकी बात सुनकर तुम हैरान रह गए, तुम सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में पढ़ती हो, फिर मेरे पास स्केच बनवाने क्यों आई हो। बियांका ने शरारती अंदाज में आंख मारी और नरम आवाज में बोली, क्योंकि मुझे आपकी ड्राइंग स्टाइल बहुत पसंद है। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारी तारीफ करने के साथ साथ तुम्हारा ड्राइंग बोर्ड समेटने में भी मदद की। देश के सबसे प्रतिष्ठित आर्ट कॉलेज की छात्रा से ऐसी प्रशंसा सुनकर तुम्हें सचमुच खुशी हुई। देखते ही देखते तुम दोनों ऐसे बातें करने लगे जैसे वर्षों पुराने दोस्त हो। लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी यह नहीं देखा कि थोड़ी दूर खड़ी एक महिला लगातार तुम दोनों को घूर रही थी। वह लीना थी। उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे और माथे पर गहरी लकीरें पड़ गई थी। उसके हाथ में पकड़ा संतरा इतना जोर से दब रहा था कि उसका रस उंगलियों से टपकने लगा। कुछ देर बाद उसने उस कुचले हुए संतरे को गुस्से में कूड़ेदान में फेंक दिया। घर लौटने के बाद लीना का व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था। कमरे में घुसते ही वह अलमारी का सारा सामान निकालकर इधर उधर करने लगी। वह इतनी तेज आवाज कर रही थी कि तुम ठीक से ड्राइंग भी नहीं बना पा रहे थे। आखिर तुमने परेशान होकर पूछा, क्या ढूंढ रही हो।
लीना ने अपनी गहरी आंखों से तुम्हारी तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, अलमारी के सारे कपड़े धो रही हूँ, कहीं उनमें फफूंद न लग जाए। कुछ देर बाद वह बाथरूम से आवाज लगाती है, इवान। अब तुम्हारा सब्र टूट चुका था। तुम झुंझलाकर बोले, अब क्या हुआ मिस लियू? लेकिन लीना कोई जवाब नहीं देती। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाती है और किताब खोलकर पढ़ने का नाटक करने लगती है। अब चिढ़ने की बारी तुम्हारी थी। तुम घड़ी देखते हो, रात के 11 बज चुके थे और तुम्हारी ड्राइंग का काफी समय खराब हो गया था। तुम उससे कहते हो, अब पढ़ना बंद करो। लीना बिना किसी भाव के जवाब देती है, ठीक है, नहीं पढ़ती। तुम उसे गौर से देखते हुए पूछते हो, आखिर आज तुम्हें हुआ क्या है? सुबह से इतनी बेचैन क्यों हो? लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह बस लगातार तुम्हारे होठों को देखती रहती है। तुम थोड़ा और उसके करीब जाकर कहते हो, चुप मत बनो, सच सच बताओ। तुम्हारी इतनी नजदीकी से उसकी सांसें तेज हो जाती है। तभी अचानक वह धीमी आवाज में कहती है, तुम ड्राइंग करते रहो, मैं थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह तुरंत बिस्तर से उठती है और पलक झपकते ही कमरे से बाहर चली जाती है। तुम पूरी तरह हैरान रह जाते हो। आधी रात को कोई सिर्फ पानी लेने बाहर जाता है क्या? लेकिन तुम ज्यादा सोचने के बजाय फिर से अपनी ड्राइंग में लग जाते हो। आखिर इस समय सबसे जरूरी चीज पैसे कमाना ही थी। कुछ ही देर बाद तुम कागज पर 2-4 रेखाएं बनाते हो कि अचानक एक पानी की बूंद सीधे तुम्हारी ड्राइंग पर गिरती है। तुम तुरंत ऊपर छत की ओर देखते हो। वहां पानी की कई बूंदें चमक रही थीं। तुम घबरा जाते हो, ओह नहीं, ऊपर वाले फ्लैट से पानी टपक रहा है। तुम जल्दी जल्दी अपनी सभी ड्राइंग सुरक्षित जगह पर रखते हो। फिर बाथरूम से एक बड़ा टब लाकर टेबल पर रखते हो ताकि टपकता पानी उसमें गिरे। उसके बाद तुम दौड़ते हुए ऊपर जाते हो, जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाते हो, कोई है? आपका पानी हमारे घर में आ रहा है, दरवाजा खोलिए। तुम काफी देर तक ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा पीटते रहे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शोर सुनकर बगल वाले फ्लैट के लोग बाहर निकल आए। उनमें से एक पड़ोसी बोला, लगता है ऊपर वाले कई दिनों से घर पर नहीं है, तुम बिल्डिंग मैनेजमेंट को फोन कर दो। यह सुनते ही तुमने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मैनेजमेंट ऑफिस में कॉल लगा दी। हेलो, मैं भी 101 फ्लैट से बोल रहा हूँ। हमारे ऊपर वाले फ्लैट से पानी लगातार नीचे टपक रहा है, लगता है वहां कोई नहीं है, कृपया किसी को भेजिए। फोन पर मौजूद कर्मचारी ने लापरवाही से पूछा, कितना पानी आ रहा है? तुम घबराई हुई आवाज में बोले, शुरू में तो सिर्फ कुछ बूंदें थीं, लेकिन अब पानी तेजी से बढ़ रहा है। शायद ऊपर पाइप फट गया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हमारा पूरा कमरा पानी से भर जाएगा। दूसरी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह आवाज आई, ठीक है, पहले मैं ऊपर वाले फ्लैट वालों को फोन करने की कोशिश करता हूँ। तुमने फोन काटा और भागते हुए वापस अपने कमरे में पहुंचे। वहां का हाल पहले से भी बदतर था। अब पानी सिर्फ टपक नहीं रहा था, बल्कि पूरे फर्श पर फैलने लगा था। तुमने बाथरूम से एक और टब लाकर पानी के नीचे रख दिया। 20 मिनट बीत गए, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। तुमने फिर से फोन मिलाया और पूछा, क्या ऊपर वाले लोगों से संपर्क हुआ? इस बार भी ठंडा जवाब मिला, नहीं, उनका फोन नहीं लग रहा। तुम्हें अपनी जिंदगी में शायद ही कभी इतनी बेबसी महसूस हुई थी। तुम पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर पल हालात और बिगड़ते जा रहे थे। ऊपर से लीना भी, जो पानी लेने बाहर गई थी, अभी तक वापस नहीं लौटी थी। तुमने सोचा कि उसे फोन करके मदद मांगो, लेकिन अगले ही पल याद आया कि उसके पास तो मोबाइल ही नहीं है। तुम झुंझलाकर बुदबुदाए, ये कौन सा जमाना है? आज के समय में भी किसी के पास फोन नहीं है। उसी पल तुम्हें एहसास हुआ कि साइकिल से भी ज्यादा जरूरी चीज लीना के लिए एक मोबाइल फोन है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऊपर वाला किराएदार गायब था, बिल्डिंग मैनेजमेंट निकम्मा साबित हो चुका था। तुम बस कमरे का सामान उन जगहों से हटाने लगे जहां पानी टपक रहा था। तभी अचानक आसमान में बिजली जोर से चमकी। एक पल के लिए पूरी रात सफेद रोशनी से भर गई। अगले ही क्षण इतनी भयानक गरज सुनाई दी कि लगा जैसे आसमान 2 हिस्सों में टूट जाएगा। तुम्हारी सांसें तेज हो गई। उसी आवाज के साथ बचपन की एक पुरानी याद तुम्हारे सामने लौट आई। 7 साल का छोटा सा तुम कमरे के कोने में सिकुड़कर बैठा था। बाहर तूफान था, बिजली लगातार चमक रही थी और बड़ी बड़ी खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थीं। तुम्हारे माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। वे अक्सर शहर शहर घूमते रहते और तुम्हें उस बड़े सुनसान घर में अकेला छोड़ देते थे। उस अंधेरी रात का डर आज भी तुम्हारे दिल में कहीं जिंदा था। वही पुराना भय एक बार फिर तुम्हें जकड़ लेता है और तुम अनजाने में बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठ जाते हो। उधर लीना बाहर सबसे सस्ती ठंडे पानी की बोतल खरीदकर पार्क के एक एक्सरसाइज मशीन पर अकेली बैठी थी। उसने सिर झुकाया हुआ था और धीरे धीरे पानी पी रही थी। आधी रात का बीजिंग ऊंची ऊंची इमारतों और गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। उस विशाल शहर के बीच वह खुद को बेहद छोटा और अकेला महसूस कर रही थी। वह तुम्हारे अतीत के बारे में सोचने लगी। उसे पता था कि तुम एक गरीब परिवार से थे। बचपन में ही तुम्हारे पिता का निधन हो गया था। तुम्हारी माँ और दादा ने बहुत मेहनत करके तुम्हें बड़ा किया। तुम यानी असली इवान राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के टॉपर थे। तुम्हारे हर शिक्षक तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे प्रतिभाशाली छात्र कहते थे। बाद में तुम पेकिंग यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां देश के सबसे होनहार छात्र पढ़ते थे, लेकिन वहां भी तुम सबसे अलग चमके। दूसरे साल में तुमने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। दिन रात मेहनत करके, कोड लिखकर और कंपनी चलाकर तुमने उसे 100 अरब युआन की वैल्यूएशन तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। किसी अज्ञात ताकत ने तुम्हारी कंपनी को लगातार निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते तुम्हारा साम्राज्य ढह गया और तुम करोड़ों के कर्ज में डूब गए। लीना कई बार सोच चुकी थी कि शायद तुमने किसी बहुत ताकतवर दुश्मन से टक्कर ले ली होगी, लेकिन उद्योग के लगभग सभी बड़े लोग तुम्हारा समर्थन करते थे। फिर तुम्हें बर्बाद करने की वजह क्या थी? उसे इस रहस्य का कोई जवाब नहीं मिला। वह बस इतना जानती थी कि आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए सच की तलाश करना भी नामुमकिन था। वह एक और घूंट ठंडा पानी पीती है। ठंडा पानी उसके गले से उतरता है, लेकिन उसके मन की उलझन कम नहीं होती। उसे एहसास होता है कि दिवालिया होने के बाद शायद ही कभी तुम्हें अकेले बैठने का मौका मिला हो। जब तुम सो नहीं रहे होते, तब वह तुम्हें या तो काम करने के लिए कहती रहती थी या घर के कामों में लगाए रखती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम बदल गए थे।
अब तुम खुद ही अतिरिक्त काम ढूंढने लगे थे और पहले की तरह उससे झगड़ा भी नहीं करते थे। उसे बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं यह बदलाव इस बात का संकेत तो नहीं कि तुम उसे छोड़कर जाने वाले हो। लीना के मन में बार बार दोपहर का वही दृश्य घूम रहा था। गुलाबी बालों वाली वह लड़की जो तुम्हारे साथ हंसते हुए इतनी आसानी से बातें कर रही थी, उसने शायद तुम्हारे चेहरे पर उतनी सच्ची मुस्कान देखी थी जितनी तुमने कभी उसके सामने नहीं दिखाई। यह सोचते ही उसने पानी की बोतल को इतनी जोर से पकड़ लिया कि प्लास्टिक दबकर मुड़ गया और बचा हुआ पानी उसके हाथ पर बहने लगा। वह खुद से यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसे जलन हो रही है, लेकिन सच यही था कि उसके दिल में दर्द भी था और हार मान लेने जैसा एहसास भी। उसी समय आसमान में जोरदार बिजली चमकी और गरज की आवाज गूंज उठी। लीना अचानक होश में आई और तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि तुमने लिविंग रूम की लाइट जला रखी थी। जैसे ही वह बेडरूम में पहुंची, उसने तुम्हें बिस्तर के कोने में सिकुड़कर बैठे देखा। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और तुम डर से कांप रहे थे। वह तुरंत तुम्हारे पास आई, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर घबराई हुई आवाज में बोली, इवान, इवान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुमने कांपती आवाज में कहा, ऊपर वाले फ्लैट से पानी टपक रहा है, वहां कोई नहीं है और बिल्डिंग मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर रहा। लीना की नजर मेज पर रखे दोनों टबों पर पड़ी जिनमें छत से टपकता पानी भर रहा था, लेकिन उसे समझ आ गया कि तुम्हारी असली परेशानी पानी नहीं बल्कि बाहर गूंजती तेज गरज और लगातार चमकती बिजली थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें बिजली और गरज से डर लगता है? तुम कुछ पल उसके चेहरे को देखते रहे। तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारा बदला हुआ व्यवहार उसे शक में न डाल दे। आखिरकार तुमने बहुत हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। लीना कुछ देर तक चुपचाप तुम्हारी आंखों में देखती रही। फिर उसने तुम्हारा मोबाइल उठाया और एक बार फिर बिल्डिंग मैनेजमेंट को फोन मिलाया। इस बार भी दूसरी तरफ से पहले से भी ज्यादा लापरवाह जवाब मिला। आधी रात को इतनी बारिश में मैं वहां कैसे आऊं? और आ भी गया तो करूंगा क्या? मेरे पास ताला खोलने की चाबी तो है नहीं। यह सुनकर लीना ने गुस्से में धीमे से गाली दी और फोन काट दिया। फिर उसने इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल किया, लेकिन वहां से भी जवाब मिला, पाइप या पानी की ऐसी समस्या बिल्डिंग मैनेजमेंट के अधिकार में आती है, हम सिर्फ सूचना पहुंचा सकते हैं। इस समय मौसम भी खराब है, इसलिए अगर संभव हो तो आज रात किसी होटल में रुक जाइए। फोन रखने के बाद लीना ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे वह खुद को मजबूर कर रही हो कि अपनी गरीबी की सच्चाई स्वीकार कर ले। होटल में रुकना उनके बस की बात नहीं थी। इस बीच छत से पानी पहले से ज्यादा तेजी से टपकने लगा था। लीना ने चारों ओर नजर दौड़ाई। फर्श पर फैला पानी पहले ही साफ किया जा चुका था। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब तुमने अकेले किया है। उसने बिना कुछ कहे फर्श के पास रखा सारा सामान उठाकर बिस्तर के नीचे रख दिया ताकि वह भीग न जाए। टब में गिरती पानी की बूंदों की टप टप आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। लीना ने अलमारी से 2 पुराने स्वेटर निकाले और उन्हें टब के अंदर बिछा दिया। कपड़ों ने पानी की बूंदों की आवाज लगभग पूरी तरह दबा दी। फिर वह तुम्हारी तरफ देखकर बोली, कल सुबह 8 बजे ताला खोलने वाला आ जाएगा। अब सोने की कोशिश करते हैं, रात भी काफी हो गई है। तुमने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि अचानक एक और तेज बिजली आसमान में चमकी। तुम्हें पता था कि अब जोरदार गरज आने वाली है। तुम ऐसे सिमट गए जैसे किसी कैदी को अपनी सजा का इंतजार हो। अगले ही पल भयानक धमाके के साथ गरज पूरे आसमान में गूंज उठी, लेकिन उसी क्षण किसी ने तुम्हें अपनी बाहों में कसकर समेट लिया। तुम्हारे चारों ओर एक हल्की, साफ और सुकून देने वाली खुशबू फैल गई। वह लीना थी। उसने तुम्हें धीरे से अपने सीने से लगाते हुए कहा, डरो मत, मैं यही हूँ। बचपन में हर तूफानी रात तुम यही चाहते थे कि तुम्हारे माता पिता घर लौट आए और तुम्हें इसी तरह गले लगा ले, लेकिन वह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। आज पहली बार तुम्हें वही अपनापन किसी और से मिला था, एक ऐसी लड़की से जो सिर्फ एक उपन्यास की नायिका थी, जो कभी तुम्हारी होने के लिए नहीं लिखी गई थी। फिर भी उस पल की गर्माहट इतनी सच्ची थी कि तुम्हारा मन उससे अलग होने का नहीं हुआ। अगली सुबह ताला खोलने वाला मैकेनिक और बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा खोलते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि पाइप नहीं फटा था। ऊपर रहने वाला किराएदार जल्दी में नल खुला छोड़कर चला गया था। सिंक का पानी लगातार बहता रहा और पूरे फ्लैट में फैलकर नीचे तुम्हारे कमरे तक रिसने लगा। तुम मन ही मन उस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट को कोसने लगे। आखिर किसने ऐसा घर बनाया जहां एक जोड़े को जरा सी भी प्राइवेसी न मिले? उसी समय बाथरूम से शॉवर चलने की आवाज आने लगी। लीना नहा रही थी। तुम अपनी पीठ उसकी तरफ किए बिस्तर पर बैठे थे और खुद को समझाने के लिए धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे, रूप ही शून्य, शून्य ही रूप है। मैं कोई गंदा इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अचानक तुम्हारे सिर के ठीक ऊपर से लीना की आवाज आई, ड्राइंग बनाना क्यों बंद कर दिया? तुम चौंकर तुरंत आंखें खोलते हो। सामने लीना का चेहरा इतना करीब था कि तुम्हारी सांसें थम सी गईं। उसका चेहरा मानो किसी कलाकार की सबसे बेहतरीन रचना हो, एकदम संतुलित नैन नक्श, सीधी और नाजुक नाक और शांत झील जैसी गहरी आंखें। उसकी खूबसूरती देखकर तुम्हारा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। तुम मन ही मन सोचते हो, इतनी खूबसूरत लड़की आखिर कोई लेखक कैसे लिख सकता है? इसमें हैरानी नहीं कि इस कहानी का हीरो उसके लिए पागल हो गया था। कोई भी इंसान उसे देखकर नजरें नहीं हटा पाएगा। तुम अपनी धड़कनों को संभालते हुए जवाब देते हो, असल में ड्राइंग में थोड़ा अटक गया हूँ। लीना तुम्हारे हाथ में बने अधूरे लैंडस्केप स्केच को देखती है और शांत स्वर में सलाह देती है, तो फिर कुछ और बनाकर देखो। हर किसी को सिर्फ पहाड़ और पेड़ पसंद नहीं आते। तुम सिर हिलाते हो। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में बियांका का चेहरा उभर आता है, वही लड़की जिससे तुमने वादा करके भी मुलाकात नहीं की थी। उसके बारे में सोचते ही तुम्हें कोई अजीब भावना नहीं होती, उल्टा उसका चेहरा याद आते ही तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम फैसला कर लेते हो कि आज उसी का स्केच पूरा करोगे ताकि कल मिलने पर उसे दे सको। इसी बीच लीना अपनी किताब लेकर बिस्तर पर बैठने आती है। तभी उसकी नजर तुम्हारे कागज पर बनी एक लड़की के चेहरे की रूपरेखा पर पड़ती है। चेहरे की बनावट, बालों का अंदाज, सब कुछ बिल्कुल उसी गुलाबी बालों वाली लड़की जैसा लग रहा था जिसे उसने कल तुम्हारे साथ देखा था। यह देखते ही लीना का चेहरा एकदम उतर जाता है। उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि लैंडस्केप की जगह कुछ और बनाओ, लेकिन तुमने तुरंत दूसरी लड़की का चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसके मन में गुस्सा उमड़ पड़ा। एक पल के लिए तो उसे अपनी ही हालत पर हंसी आ गई,
लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ एक स्केच पर नाराज होना बचकाना लगेगा, इसलिए उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वह सामान्य बनने की कोशिश करते हुए तुम्हारे पास आई और सहज आवाज में पूछा, किस सेलिब्रिटी का स्केच बना रहे हो? उसने जानबूझकर तुम्हें एक आसान बहाना दे दिया था। अगर तुम हाँ कह देते तो बात वही खत्म हो जाती, लेकिन तुमने बिना सिर उठाए ही जवाब दिया, कोई सेलिब्रिटी नहीं, मेरी एक ग्राहक है। आज सुबह उसका अपॉइंटमेंट था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, इसलिए उसका स्केच पूरा कर रहा हूं। तुम्हारा यह जवाब सुनते ही लीना के चेहरे का रंग बदल गया। उसने हल्की सी मुस्कान छिपाते हुए कहा, वाह, अपने ग्राहकों का इतना ख्याल रखते हो। लगता है उनके चेहरे भी अच्छी तरह याद रहते हैं। तुम फिर से ड्राइंग में खो गए। उधर लीना तुम्हें देखती रही। उसके चेहरे पर छिपी उदासी और गहरी होती जा रही थी। शायद वह सोच रही थी कि बिना तुम्हें नाराज किए इस कागज को 2 टुकड़ों में कैसे फाड़ा जाए। तभी तुम अचानक खुद ही बोल पड़े, अरे, मुझे ठीक से याद ही नहीं कि उसका चेहरा कैसा था। उसकी आंखें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं क्या? यह सुनते ही लीना की मुट्ठी अपने आप ढीली पड़ गई। उसके दिल में उठ रही जलन पल भर में गायब हो गई। उसने मन ही मन सोचा, जिस लड़की का चेहरा इसे ठीक से याद भी नहीं, उससे मुझे जलने की क्या जरूरत है। वह मुस्कुराकर बोली, जब अगली बार उससे मिलो तब सामने बैठाकर उसका स्केच बना लेना। तुमने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर वह अधूरा स्केच एक तरफ रख दिया और उसकी जगह छोटे छोटे जानवरों और सुंदर बैकग्राउंड की ड्राइंग बनाने लगे। उस लड़की का अधूरा चेहरा यूं ही बिस्तर पर पड़ा रह गया। लीना की नजर बार बार उसी कागज पर जा रही थी। जितनी देर वह उसे देखती उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती। उसका मन कर रहा था कि उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दे, लेकिन वह तुम्हारे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। अगली सुबह तुम हमेशा की तरह अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर अंदर पास पहुंच गए, लेकिन आज वहां असामान्य सन्नाटा था। यहाँ तक कि रोज दिखने वाला तरबूज बेचने वाला भी नहीं आया था। तुमने अपनी छोटी सी दुकान लगा ली और ग्राहकों का इंतजार करने लगे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई भी नहीं आया। तब तुम्हें एहसास हुआ कि सिर्फ एक दिन दुकान न लगाने से तुम्हारे नियमित ग्राहक भी छूट गए। तुमने मन ही मन तय किया कि कल किसी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह जाकर बैठोगे। तभी जब तुम सामान समेटने ही वाले थे, बियांका वहां पहुंच गई। आज वह अपनी कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। उसकी कलाई पर एक महंगी घड़ी चमक रही थी। तुम उस ब्रांड को नहीं पहचानते थे, लेकिन उसकी सादगी में भी दिखने वाली शानो शौकत साफ बता रही थी कि वह किसी बहुत अमीर परिवार से थी। बियांका तुम्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, इवान, आज आखिर तुम आ ही गए। कल तो मुझे लगा था कि शायद तुमने अपनी जगह बदल ली। तुम थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोले, कल घर पर अचानक कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए नहीं आ सका। बियांका ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे डर था कि कहीं मेरा पोर्ट्रेट बनवाने का मौका ही न छूट जाए। फिर उसने देखा कि तुम अपना सामान समेट रहे हो। उसने पूछा, क्या तुम दुकान बंद कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं कल फिर आ जाऊं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि वह फिर बेवजह इतनी दूर आए। तुमने समय देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं, जरूरत नहीं। सच कहूं तो मैंने कल ही तुम्हारे चेहरे की रूपरेखा बना ली थी। इतना कहकर तुमने वह स्केच निकालकर ड्राइंग बोर्ड पर लगा दिया। बियांका एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। शायद उसके मन में यह ख्याल आया कि कहीं तुमने उसकी महंगी घड़ी पहचानकर पहले से ही उसके लिए स्केच तो तैयार नहीं कर लिया। उसके होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों तक वह मुस्कान नहीं पहुंची। अब तुम सामने बैठी बियांका को ध्यान से देखकर स्केच पूरा करने लगे। पहली बार तुम्हें उसकी आंखों का आकार साफ दिखाई दिया। उनकी बाहरी कोर हल्की सी ऊपर उठी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुमने सोचा था। लोग कहते हैं कि ऐसी आंखों वाली लड़कियां जहां भी जाती है, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और अनजाने में कई दिल तोड़ देती है। हालांकि तुम लोगों का स्वभाव चेहरा देखकर नहीं पहचान सकते थे, लेकिन बियांका की आंखों में तुम्हें कोई चालाकी नहीं दिखी। वे बिल्कुल साफ और मासूम लग रही थी। तुमने मन ही मन सोचा कि अगर वह सचमुच ऐसी ही है तो यह बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 5 मिनट में स्केच पूरा हो गया। तुमने मुस्कुराकर वह चित्र उसके हाथ में दे दिया और अपना सामान समेटने लगे। बियांका ने चित्र को बड़े ध्यान से देखा। कुछ पल बाद वह मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी ड्राइंग सिर्फ तकनीकी रूप से अच्छी नहीं है, इसमें भावनाएं भी है। तुमने मेरी आंखों को बिल्कुल साफ झील की तरह जीवन बना दिया है। वह कुछ देर तक चित्र को देखती रही और फिर बोली, पहली बार किसी ने मेरा चेहरा इस तरह बनाया है। मुझे यह सचमुच बहुत पसंद आया। इतना कहकर उसने बिना एक पल रुके अपना पेमेंट ऐप खोला। अचानक तुम्हारे मोबाइल में नोटिफिकेशन बजा। 10,000 युआन प्राप्त हुए। तुम्हारी आंखें फैल गईं। तुमने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुमसे गलती से 3 जीरो ज्यादा लग गए? सवाल पूछते समय तुम्हें खुद भी यकीन नहीं था कि यह सच में गलती हो सकती है। लोग अगर गलती करते भी है तो ज्यादा से ज्यादा एक अतिरिक्त जीरो लगाते हैं, 3 नहीं। बियांका मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, कोई गलती नहीं हुई। तुम्हारी कला की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मेरे हिसाब से तो 10,000 युआन भी बहुत सस्ता है। तुम तुरंत घबरा गए। नहीं, मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। बियांका के चेहरे पर हल्की सी मायूसी आ गई। उसने अपना सोशल मीडिया क्यूआर कोड तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तो कम से कम मुझे सोशल मीडिया पर ऐड कर लो। इतने पैसों का लालच किसी को भी आ सकता था, खासकर तुम्हारी जैसी हालत में। लेकिन तुम्हें लगा कि वह अभी सिर्फ एक कॉलेज की लड़की है, बाद में उसे अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है, इसलिए तुमने उसे सोशल मीडिया पर जोड़ लिया और उसी समय अतिरिक्त 9,990 युआन वापस भेज दिए। बियांका मुस्कुराई, अपना मोबाइल हिलाते हुए बोली, ठीक है, अब तुम्हें छुट्टी देती हूँ। अगली बार मैं अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लेकर आऊंगी। बाय। उसके जाने के बाद तुम देर तक उसी दिशा में देखते रहे। जितना ज्यादा सोचते उतना ही अजीब लगता। तुम्हें याद आया कि पैसे वापस करने के लिए किसी को सोशल मीडिया पर जोड़ने की जरूरत ही नहीं होती, सीधे पेमेंट ऐप से भी रिफंड किया जा सकता था। तुम्हारा माथा सिकुड़ गया। इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। तुम स्वभाव से बहुत सतर्क थे। तुम्हारी मुश्किलों से घिरी छोटी सी जिंदगी किसी भी तरह के धोखे या साजिश को झेलने की हालत में नहीं थी। उसी समय सड़क पर लीना की मुलाकात बियांका से हो जाती है। आमतौर पर लीना किसी अनजान इंसान पर दूसरी बार नजर भी नहीं डालती, लेकिन बियांका को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन था। सिर से लेकर पैर तक सब कुछ गुलाबी, कपड़े, जूते और यहाँ तक कि उसके बाल भी। दूर से ही वह किसी की भी नजर खींच लेती थी। लीना ने देखा कि बियांका चलते हुए अपने फोन में कुछ देख रही थी। एक पल के लिए उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी और उसने जो प्रोफाइल फोटो देखी वह तुम्हारी थी।
गर्मियों की तपती दोपहर थी, लेकिन यह देखकर लीना की रीठ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह वहीं खड़ी रह गई। बियांका आगे निकल गई, लेकिन लीना के मन में उठता गुस्सा लगातार बढ़ता गया। बियांका तो तुम्हें सोशल मीडिया पर ऐड भी कर चुकी थी, जबकि लीना ने आज तक तुम्हें ऐड नहीं किया था। आखिर ऐसा क्यों? उसने अपने बारे में सोचा। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह खुद के लिए एक फोन खरीद सके, जबकि उस गुलाबी बालों वाली लड़की की कलाई पर लाखों की घड़ी चमक रही थी। उस रात लीना फिर देर रात तक काम करती रही। वह सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के सहारे खड़ी थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपने लिए एक फोन खरीदेगी। उसकी मेहनत देखकर उसके सहकर्मी तक डर गए थे। एक सहकर्मी हंसते हुए बोला, अगर तुम इसी तरह काम करती रही तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। लीना बिना रुके काम करती रही। वह किसी ऐसी मशीन की तरह लग रही थी जिसे आराम की जरूरत ही नहीं होती। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी काम जारी रखना चाहती थी। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, लीना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने आया है। यह सुनते ही उसके सहकर्मी उत्साहित हो गए। देखो तो सही, कोई तुम्हें लेने भी आता है। इतनी रात तक काम मत किया करो, अब घर जाओ। लीना, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, हमें भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओ। लेकिन लीना ने किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। वह जल्दी से बाहर निकल गई। पीछे उसके सहकर्मी हंसते हुए उसे कंजूस और रहस्यमय कह रहे थे। उधर तुम उसे बाहर आते देखकर राहत की सांस लेते हो और तुरंत कहते हो, लीना, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। उसने हर रात 10 बजे तक घर लौटने का वादा किया था, लेकिन अब आधी रात हो चुकी थी और अगर तुम उसे लेने नहीं आते तो शायद वह अभी भी काम कर रही होती। अगर तुम्हें उसकी हालत का पता न होता तो शायद तुम सच में सोचने लगते कि वह इतनी रात तक आखिर कहाँ रहती है। लेकिन तुम जानते थे कि वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए खुद को थका रही है। पूरी दोपहर से मन ही मन नाराज चल रही लीना के पास अब गुस्सा करने की ताकत भी नहीं बची थी। घर पहुंचने के बाद बाथरूम में पानी की आवाज गूंजने लगी। लीना ने धीरे धीरे नहाया, जैसे जानबूझकर समय ले रही हो। जब वह बाहर आई तो देखा कि तुम पहले ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और पीठ फेरकर फोन देख रहे थे। उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। शायद वह अभी दिन में हुई घटनाओं के बारे में सोच रही थी। शायद वह खुद से पूछ रही थी कि क्या तुम सचमुच सिर्फ उसे घर ले जाने आए थे या उसके पीछे कोई और वजह थी। वह धीरे से बिस्तर पर चढ़ी और शायद तुम्हारे फोन की स्क्रीन देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब तक वह करीब पहुंची स्क्रीन पहले ही बंद हो चुकी थी। तुम सो चुके थे। उसे कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसके मन में एक साथ राहत भी थी और निराशा भी। कमरे में सिर्फ तुम्हारी धीमी सांसों की आवाज थी। वे इतनी हल्की थीं कि लीना को अचानक बेचैनी होने लगी। लगभग अनजाने में ही उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगली तुम्हारी नाक के पास रख दी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर उसे अपनी उंगली पर तुम्हारी हल्की सी सांस महसूस हुई। तभी उसने राहत की सांस ली। अच्छा है, तुम अभी भी यही हो। उसकी आंखों में एक ऐसी भावना उभरी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। लीना हमेशा से विज्ञान पर विश्वास करने वाली इंसान थी। वह कभी उन लोगों को नहीं समझ पाई जो प्रेम, कविता और रोमांस के पीछे भागते थे। उसे लगता था कि एक अच्छा साथी, शादी, बच्चे और एक साधारण जीवन ही खुशी के लिए काफी होते हैं। लेकिन दिवालियापन ने उसकी जिंदगी बदल दी थी और अब इस छोटे से पुराने और सस्ते कमरे में उसके दिल में कुछ नया जन्म ले रहा था। कुछ ऐसा जो सिर्फ शादी या साथ रहने से कहीं ज्यादा गहरा था। कुछ ऐसा जिसके लिए लोग शायद पूरी जिंदगी तलाश करते रहते हैं। अगली सुबह तुम सीधे अपने घर के पास वाले मोबाइल स्टोर पहुंच गए। अंदर जाते ही तुमने दुकानदार से पूछा, सबसे सस्ता फोन कौन सा है? दुकानदार ने एक साधारण मॉडल दिखाते हुए कहा, यह वाला सिर्फ 341 युआन का है। छात्र या बुजुर्ग लोग ज्यादातर यही लेते हैं। यह सुनकर तुम एक पल के लिए झिझक गए। सच तो यह था कि लीना को फोन से सिर्फ कॉल करना और मैसेज भेजना था, लेकिन उसे बुजुर्गों वाला मॉडल देना तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर तुमने अपनी जेब टटोली और हकीकत याद आ गई। तुम्हारे पास इससे बेहतर खरीदने लायक पैसे ही नहीं थे। आखिरकार तुमने वही फोन खरीद लिया और उसका सारा सेटअप भी कर दिया। कुछ देर बाद लीना हमेशा की तरह तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आई। तुम उस समय पूरी तरह अपनी ड्राइंग में डूबे हुए थे। उसने चुपचाप डिब्बा मेज पर रखा और बिना कुछ कहे वापस मुड़ने लगी। तुमने तुरंत उसे आवाज दी, रुको लीना, यह फोन तुम्हारे लिए है। लीना वही रुक गई। तुमने फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसका नंबर और अकाउंट मेरे नाम से रजिस्टर है, इसलिए बेझिझक इस्तेमाल करना। अगर कोई दूसरा ऐप डाउनलोड करना हो तो मेरा आईडी नंबर इस्तेमाल कर लेना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। लीना ने तुरंत फोन नहीं लिया। उसने हैरानी से पूछा, तुम तो पतझड़ के लिए नए कपड़े खरीदने के पैसे जमा कर रहे थे, फिर मेरे लिए फोन क्यों खरीदा? तुम पहले से जवाब सोच चुके थे। मैं बार बार तुम्हारा पता खोना नहीं चाहता और हर बार आधी रात को तुम्हें लेने पूरे शहर में घूमना भी अब नहीं चाहता। यह सुनकर लीना के माथे की सिलवटें धीरे धीरे गायब हो गईं। उसने हल्की मुस्कान के साथ फोन ले लिया। समझ गई, धन्यवाद। अब तुम अपना काम करो और अच्छी तरह पैसे कमाओ। जब तुमने देखा कि उसे किसी बात पर शक नहीं हुआ तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो गया। उधर लीना रास्ते भर नए फोन को हाथ में घुमाकर देखती रही। तभी अचानक उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाया तो सामने वही गुलाबी बालों वाली लड़की बियांका खड़ी थी। उसे तुरंत याद आया कि यही वही लड़की है जिसे तुमने सोशल मीडिया पर ऐड किया था। यह सोचते ही लीना का चेहरा फिर से ठंडा पड़ गया। बियांका ने बाहें बांध रखी थी। उसकी नजर सीधे लीना के हाथ में पकड़े फोन पर गई। वह तिरस्कार भरी आवाज में बोली, तुम उसके लिए दिन रात अपनी जान खपा रही हो और उसने तुम्हें बस इतना सस्ता फोन खरीद कर दिया। लीना ने तुरंत उसकी बात का मतलब समझ लिया। यह लड़की तो इवान के पीछे पड़ी थी, फिर मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही है? उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? अब बियांका ने भी अपनी मासूम मुस्कान पूरी तरह छोड़ दी। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो गई। हमारे घर में तो बाथरूम साफ करने वाली नौकरानी भी ऐसा फोन इस्तेमाल नहीं करती। सोचो तुम कितनी नीचे गिर चुकी हो। लीना ने धीरे से फोन अपनी जेब में रखा और आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, आखिर तुम हो कौन? बियांका सिर से पैर तक महंगे ब्रांड्स पहने हुए थी। साफ था कि वह किसी बहुत बड़े अमीर परिवार से थी। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। तुम दो नौकरियां करती हो और महीने के 10,000 युआन से भी ज्यादा कमाती हो। बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि तुम्हें इस तरह बेसमेंट में रहना पड़े। वह लड़का तुम्हें नीचे खींच रहा है। लीना की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसे वह लड़का मत कहो, सुनकर घिन आती है। बियांका ने बिना रुके आगे कहा, मैं चुपके से सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे दादाजी ने कहा है कि अगर तुम फिर से अपनी कंपनी खड़ी कर लो तो तुम्हें घर वापस आने देंगे, लेकिन जब तक वह लड़का तुम्हारे साथ है वह दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन बियांका पीछे से फिर बोली,
तुम्हारा बॉयफ्रेंड पैसों का पागल है। अभी कुछ ही दिनों से वह सड़क किनारे स्केच बना रहा है और सोशल मीडिया पर उसने सिर्फ मुझे ही ऐड किया है। पता है क्यों? सोशल मीडिया पर ऐड वाली बात सुनते ही लीना का गुस्सा फिर भड़क उठा। वह पलट कर बोली, क्योंकि तुमने जानबूझकर उसे ज्यादा पैसे भेजे थे ताकि वह तुम्हें ऐड करे। मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। पैसे वापस करने के लिए किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पेमेंट कोड से भी रिफंड हो सकता है। बियांका हंस पड़ी। इतनी भोली मत बनो, वह पूरी तरह पैसों का लालची है। अगर यकीन नहीं है तो अभी उसे मैसेज करके आज रात डिनर पर बुलाती हूँ, फिर देखना वह आता है या नहीं। इतना कहकर उसने तुरंत फोन निकाल लिया और टाइप करने लगी। यह देखकर लीना का धैर्य टूट गया। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा इम्तिहान देने की चीज नहीं है। वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तब तक मैसेज भेजा जा चुका था। दोनों अभी बहस ही कर रही थीं कि अचानक चैट स्क्रीन पर एक लाल रंग का संदेश दिखाई दिया। इस व्यक्ति ने फ्रेंड वेरिफिकेशन चालू कर रखा है, आप उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, पहले रिक्वेस्ट भेजे। बियांका स्क्रीन को घूरती रह गई। उसने अविश्वास से कहा, तुमने उसके फोन से मुझे ब्लॉक कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़का खुद उससे रिश्ता तोड़ सकता है। आखिर कोई इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की को मना कैसे कर सकता है। वह वही खड़ी पूरी तरह शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। अगले ही पल लीना आगे बढ़ी और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बियांका के गाल पर लाल निशान उभर आया। लीना ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारा असली मकसद क्या है, लेकिन आज के बाद उससे दूर रहना। और याद रखना, मुझे यह बात दोबारा न कहनी पड़े। लीना वहां से चली तो गई, लेकिन जितना ज्यादा वह सोचती उतनी ही उलझन बढ़ती जाती। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उस गुलाबी बालों वाली लड़की को उसका नाम पता था, लेकिन उसकी दोनों नौकरियों तक की पूरी जानकारी होना यह बिल्कुल सामान्य नहीं था। आखिर वह लड़की चाहती क्या थी? लीना ने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे ऐसा कोई दुश्मन याद नहीं आया जो इतनी दूर तक जाकर उसके बारे में जानकारी जुटाए। आखिरकार उसने अपना फोन निकाला और एक पुराने दोस्त को कॉल किया। दूसरी तरफ वाला इंसान शायद किसी काम में व्यस्त था, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी चिढ़ी हुई थी। हेलो, लीना ने धीरे से कहा। मैं लीना बोल रही हूँ। बस इतना सुना था कि उधर जैसे कोई चीज जमीन पर गिर गई। आवाज आई, लीना क्या सच में तुम हो? दूसरी तरफ मौजूद जेनी की आवाज कांप रही थी। वह लगभग रो पड़ी। तुम ठीक हो? हम सब पिछले कई महीनों से तुम्हें लेकर पागल हो रहे थे। तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? एक बार भी कोई खबर नहीं दी। इतनी सच्ची चिंता सुनकर लीना के दिल में हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। उसकी आवाज भी पहले से नरम हो गई। मैं ठीक हूँ, जेनी ने सुबकते हुए कहा। केशन और बाकी लोगों ने नई कंपनी शुरू कर दी है। उन्हें पहली फंडिंग भी मिल चुकी है। ची वेन भी एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी करने लगा है। अगर तुम फिर से शुरुआत करना चाहो तो मैं कल ही अपनी नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ काम करने आ जाऊंगी। कुछ पल तक लीना चुप रही, फिर उसने वही सवाल पूछा जो उसके मन में काफी देर से घूम रहा था। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? जेनी हल्का सा हंस पड़ी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाना चाहती हूँ। तुम मेरी प्रेरणा हो लीना। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। यह सुनकर लीना को सब कुछ लगभग अविश्वसनीय लगा। जेनी का भरोसा इतना अंधा था कि उसे यह भी नहीं पता था कि लीना कितने बड़े कर्ज में डूबी हुई है। वह कर्ज चुकाने में शायद कई जिंदगियां भी कम पड़ जाती। फिर भी लीना ने उसकी उम्मीदें नहीं तोड़ी। अभी तो ऐसी कोई योजना नहीं है, तुम अपना काम जारी रखो। फिर उसे अचानक बियांका की बातें याद आ गईं। उसने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि हमारे कॉलेज में कभी गुलाबी बालों वाली कोई जूनियर थी, या फिर किसी बहुत बड़े बिजनेस परिवार की बेटी जिसका सरनेम बाई हो? जेनी कुछ पल सोचती रही। इतनी अजीब लड़की होती तो मुझे जरूर याद रहती। फिलहाल तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं बाकी लोगों से पूछती हूँ। कॉल खत्म होने के बाद भी बियांका की कही बात लीना के दिमाग में गूंजती रही। अगर तुम अपनी कंपनी फिर से खड़ी कर लो तो तुम्हें घर वापस आने दिया जाएगा। वह सोचने लगी, आखिर बियांका का दादाजी कौन है और वह घर वापस आने से क्या मतलब निकाल रही थी। लेकिन जितना सोचती जवाब उतना ही दूर होता गया। आखिरकार उसने खुद को समझाया कि किसी अजनबी के बारे में सोचकर अपनी नींद खराब करना बेकार है। तभी जेनी ने आखिरी सवाल पूछा, वैसे क्या तुम अभी भी उस लड़के के साथ हो? वह इवान की बात कर रही थी। लीना के किसी भी दोस्त को इवान कभी पसंद नहीं था। उन सबको हमेशा लगता था कि लीना उससे कहीं बेहतर इंसान की हकदार है। वह कभी उसकी कदर नहीं करता था, उल्टा हमेशा यही कहता था कि बाकी लोग लीना को पीछे खींच रहे हैं। फिर भी जेनी इतनी समझदार थी कि उसके बारे में खुलकर कुछ बुरा नहीं बोली। कहीं बाद में दोनों की शादी हो गई तो रिश्ते खराब हो जाते। लीना मुस्कुराकर बोली, हाँ, हम अभी भी साथ हैं। यह सुनकर जेनी कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, असल में वह इतना भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि वह सचमुच तुमसे प्यार करता है। प्यार? लीना ने धीरे से यह शब्द दोहराया। यह शब्द उसके लिए बिल्कुल नया और अनजाना लग रहा था। उसके दिल में हल्की सी गर्माहट जरूर उठी, लेकिन वह एहसास पूरी तरह मीठा भी नहीं था। उधर तुम इंटरनेट पर लोगों की सलाह पढ़ रहे थे। ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि अगर स्केच बेचने हैं तो किसी पर्यटन स्थल के पास बैठो जहां लोग जल्दी में न हो और आराम से रुक सके। इसी बीच तुम्हारी नजर एक छोटे से वीडियो पर पड़ी जिसे 50,000 से ज्यादा लाइक मिले थे। उसमें बने पोर्ट्रेट तुम्हें बिल्कुल खास नहीं लगे। तुमने हैरानी से सोचा, इतनी साधारण ड्राइंग भी वायरल हो सकती है। जिज्ञासा में तुमने उस कलाकार की प्रोफाइल खोली। उसके 3 लाख फॉलोअर्स थे। हर स्केच देखने में बिल्कुल असली लगता था, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं थी। फिर भी कमेंट्स में लोग महीनों इंतजार करके पोर्ट्रेट बनवाने की गुजारिश कर रहे थे। प्रोफाइल पर लिखा था कि वह दिन में सिर्फ 10 ऑर्डर लेता है और उसकी वेटिंग लिस्ट पूरे 1 महीने की है। यह देखकर तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। अगर यह कर सकता है तो मैं इससे कहीं बेहतर कर सकता हूँ। मैं दिन के 50 पोर्ट्रेट बना सकता हूँ। तभी अचानक तुम्हारा फोन बज उठा। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई महिला की आवाज आई, क्या आप लीना के बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं? लीना का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, कृपया जल्दी अस्पताल पहुंचिए। उसके पीछे लोगों की शोर शराबे की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तुम बिना एक पल गवाए वहां पहुंचे। लीना भीड़ के बीच एक खंभे का सहारा लेकर बैठी थी। उसके माथे से बहता हुआ खून गाल तक पहुंच चुका था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और नजरें धुंधली पड़ चुकी थीं। तुम घबराकर उसके पास दौड़े। लीना, मैं हूँ इवान, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? तुम्हारी आवाज में पहली बार सच्ची चिंता और बेचैनी थी।
उसमें पहले जैसी नफरत या झुंझलाहट का नामो निशान नहीं था। लीना ने बड़ी मुश्किल से होंठ हिलाए। इवान, मैं इतने दिन से सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। तुम मेरे साथ रहोगे ना? उसके बाद अस्पताल में तुम पूरे दिन उसके बिस्तर के पास बैठे रहे। शाम होते होते लीना को आखिर होश आ गया। आंखें खुलते ही उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसे अपने ही शरीर पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। तुम्हें उपन्यास की कहानी अच्छी तरह याद थी। उसमें लिखा था कि लीना एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए उसे धक्का देकर रास्ते से हटाती है और खुद ऊपर से गिरती भारी चीज की चपेट में आ जाती है। लेकिन उस समय का इवान, असल कहानी वाला, अस्पताल पहुंचने के बजाय उसी पर चिल्लाने लगता है। वह उसे दोष देता है कि यह सब उसी की गलती है और उसे अस्पताल तक भी नहीं ले जाता। वह घटना लगभग उसकी जान ले लेती है। होश आने के बाद भी उसे प्यार या तसल्ली नहीं बल्कि अपमान ही मिलता है। वह निर्दयी इवान उससे कहता था, तुम जैसी गर्लफ्रेंड मिलने से अच्छा था कि 10 जन तक अकेला रहता। तुम न पैसे कमा सकती हो न किसी काम की हो, ऊपर से मेरा पैसा भी बर्बाद कर रही हो, क्यों नहीं मर जाती? तुमने यह संवाद उपन्यास में न जाने कितनी बार पढ़ा था, लेकिन अब कहानी हकीकत बन चुकी थी और यह जहरीले शब्द तुम्हें ही बोलने थे। अगर तुम उन्हें बोलते तो लीना का दिल टूट जाता, और अगर नहीं बोलते तो तुम्हारा व्यवहार पहले वाले इवान से अलग हो जाता, जिससे लीना को शक हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कहते, लीना ने खुद ही सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि कमाई में ज्यादा पीछे न रहूं। उसकी बात सुनते ही तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया। तुम्हारी आंखों में सिर्फ दर्द और बेबसी थी। इसने आखिर किया ही क्या है जो माफी मांग रही है? तुमने गहरी सांस ली और बोले, लीना, तुम बहुत गैरजिम्मेदार हो। अगर तुम घायल हो जाओगी तो पैसे कैसे कमाओगी? तुम्हें खुद को चोट नहीं लगने देनी चाहिए। लीना ने चुपचाप तुम्हारी आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि तुम्हारे शब्द अब भी पैसों की बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही लिखा था, दर्द, पछतावा और चिंता। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। तुम्हारी आंखें हल्की सी नम होने लगी। यह देखकर उल्टा लीना ही तुम्हें दिलासा देने लगी, रो मत इवान। तुम्हें लगा जैसे कहानी तुम्हें मजबूर कर रही हो कि तुम वह सब करो जो तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं चाहता। अगर तुम उसे सच बता भी देते कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो और यह सब एक उपन्यास है, तो वह तुम्हें पागल समझती। लीना जैसी विज्ञान पर भरोसा करने वाली लड़की ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं करती। तुमने बात बदलने के लिए मेज पर रखे खाली लंच बॉक्स उठाए। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तुम्हारे जाते ही बगल वाले बेड पर लेटे बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लीना ने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी नजर उस बुजुर्ग की पत्नी पर गई जो दूसरे बिस्तर पर लेटी थी। दोनों लगभग 70 साल के लग रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति और अपनापन था कि कोई भी उन्हें देखकर सहज महसूस करे। बुजुर्ग मुस्कुराए, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी बहुत परवाह करता है। सुबह से उसने एक पल के लिए भी तुम्हारी ड्रिप से नजर नहीं हटाई। जैसे ही बोतल खाली होने लगती है, तुरंत नर्स को बुला लेता है। बुजुर्ग महिला भी मुस्कुराई, हाँ, और मुझे तो लगता है कि उसने खुद दोपहर का खाना भी नहीं खाया। तुम लोग सुबह 11 बजे यहाँ आए थे और तब से वह यही बैठा है। यह सुनकर लीना कुछ पल तक चुप रही। तभी उसके फोन पर जेनी का संदेश आया, जरूरत हो तो मुझसे पैसे उधार ले लो, आराम से बाद में लौटा देना। जेनी पहले भी कई बार उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन लीना का स्वाभिमान हमेशा आड़े आ जाता था। आज पहली बार उसे लगा कि अगर उसने अब भी मदद लेने से इनकार किया तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि तुम दिन रात स्केच बनाकर उसके इलाज का खर्च उठाने की कोशिश करोगे। सिर्फ अपने अहंकार की वजह से वह तुम्हें इतना कष्ट नहीं देना चाहती थी। उसी समय तुम खाना लेकर वापस लौटे। अस्पताल का खाना उम्मीद से अच्छा था। 2 सब्जियां, 2 मांसाहारी व्यंजन और कमल ककड़ी व पोर्क की पसलियों का सूप। लेकिन लीना ने तुरंत तुम्हारी ट्रे की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ ली। तुमने भी बिल्कुल वही फीका खाना लिया है जो मेरे लिए है। वह जानती थी कि तुम्हें हमेशा मसालेदार खाना पसंद था। तुमने चॉपस्टिक अलग करते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें मेरा खाना अच्छा लग गया और तुम उसे चुराने लगी तो मैं तुम्हारा कैसे खाऊंगा? लीना कुछ नहीं बोली। बगल वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तुम तो वही खाना इसलिए खा रहे हो ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। तुम तुरंत झेम गए और जल्दी से बोले, नहीं, बस आज हल्का खाने का मन था। कुछ देर बाद लीना ने पूछा, इलाज में कितना खर्च आया? तुमने धीरे से जवाब दिया, 10,000 युआन से थोड़ा ज्यादा। तुम पहले ही सोचने लगे थे कि इतने पैसे कहां से आएंगे। फिर तुमने हल्का सा मजाक किया। लीना, लगता है दुनिया की सबसे बदकिस्मत इंसान तुम ही हो। अभी तनख्वाह मिली थी और उसी दिन एक्सीडेंट भी हो गया। क्या किस्मत ने सिर्फ तुम्हें ही निशाना बना रखा है? लीना हल्की मुस्कान के साथ बोली, कहते हैं जब किस्मत खराब हो तो पानी पीने से भी गला अटक जाता है। तुम उसके जवाब पर कुछ नहीं कह पाए। तभी उसने अपना फोन उठाया और तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये पैसे मैंने उधार लिए हैं। तुम्हारे फोन पर नोटिफिकेशन आया, 20,000 युआन प्राप्त हुए। तुम पूरी तरह हैरान रह गए। लीना, इसने सच में किसी से पैसे उधार लिए? उपन्यास के अनुसार वह कभी किसी से मदद नहीं मांगती थी। चाहे उसे रोज 10-10 घंटे काम करना पड़े, वह अकेले सब सह लेती थी। इतनी स्वाभिमानी लड़की का उधार लेना तुम्हें बिल्कुल अलग लग रहा था। तुम्हारी उलझन देखकर लीना बोली, मेरे कॉलेज की जूनियर है जेनी, तुम उससे पहले मिल चुके हो। तुम्हें तुरंत याद आ गया। उपन्यास में जेनी वही लड़की थी जो आगे चलकर लीना की सबसे भरोसेमंद साथी बनती है। लीना शांत स्वर में बोली, अस्पताल से छुट्टी मिलते ही हम यह बेसमेंट छोड़ देंगे। इस बार किसी अच्छे एक बेडरूम वाले घर में रहेंगे जिसमें एक बालकनी भी हो। यह सुनकर तुम पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कहानी में तो लिखा था कि वे पूरे 1 साल तक उसी बेसमेंट में रहते हैं। फिर अचानक सब कुछ इतना जल्दी कैसे बदल सकता है? तुमने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, ठीक है। लेकिन तुम्हें खुद अपनी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। तुम्हें पूरा यकीन था कि इस दुनिया की कहानी लेखक के हाथ में है और इतनी आसानी से उसका रास्ता नहीं बदल सकता। लीना ने दृढ़ आवाज में कहा, हम यहाँ से जरूर शिफ्ट होंगे। अगले 2 दिनों में मैं ऑनलाइन नया घर देखना शुरू कर दूंगी। एक बेडरूम और बालकनी वाला घर। तुम्हारे चेहरे पर एक के बाद एक कई भाव आए। आखिर तुमने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन मन ही मन तुम्हें यकीन नहीं था। आखिर यह एक उपन्यास की दुनिया थी जहाँ कहानी लेखक की मर्जी से चलती है। क्या घटनाएं सचमुच इतनी आसानी से बदल सकती थीं? दवा के असर से लीना को बार बार नींद आने लगी। तुम पूरे समय उसके बिस्तर के पास बैठे स्केच बनाते रहे, लेकिन नजर लगातार उसकी ड्रिप पर ही रहती। हर कुछ मिनट में अलार्म लगाकर देखते कि बोतल खत्म तो नहीं हो गई। पूरी रात यही सिलसिला चलता रहा।
आखिरकार एक नर्स ने तुम्हारी हालत देखकर कहा, अब एक छोटा सा ड्रिप अलार्म आता है। ड्रिप खत्म होते ही खुद बता देता है। तुम्हें सारी रात जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पहला सवाल वही था जो हर तंगहाल इंसान पूछेगा, इसकी कीमत कितनी है? नर्स मुस्कुराई, थोड़ा महंगा है, 14 युआन। तुम कुछ पल के लिए चुप रह गए। तुम्हें लगा था कि इसकी कीमत सैकड़ों युआन होगी। 14 युआन सुनकर तुम्हें राहत मिली। तुमने तुरंत वह छोटा सा उपकरण खरीद लिया। उसकी वजह से उस रात तुम्हें थोड़ी राहत मिली। हालांकि फिर भी बीच बीच में उठकर लीना की हालत देखते रहे। अगली सुबह लीना की आंख खुली तो उसने सबसे पहले तुम्हारी आंखों के नीचे पड़े गहरे काले घेरे देखे। उसने चिंता से पूछा, इवान, तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसके दिल में अजीब सी कसक उठी। उसे वे सारे दिन याद आने लगे जब तुम उसे निकम्मी और बेकार कहा करते थे। उसे लगा कि शायद वह सचमुच तुम्हारे लिए बोझ बन गई है। एक पल के लिए उसके मन में आया कि शायद उसे तुम्हें आजाद कर देना चाहिए, लेकिन वह यह बात अपने मुंह से कह नहीं पाई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, किसी केयरगिवर को रख लो, तुम्हें हर समय यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तुमने तुरंत सिर हिलाया। बीजिंग में एक केयरगिवर का खर्च रोज सैकड़ों युआन है। उतने पैसे कमाने में मुझे कई दिन लग जाएंगे। उससे अच्छा तो मैं खुद ही तुम्हारा केयरगिवर बन जाता हूँ। मुझे बस यही चिंता है कि तुम ज्यादा मेहनत मत करो और ठीक से आराम करो। तुम्हारी बात सुनकर लीना का दिल और भारी हो गया। आखिर उसने समझाने की कोशिश की, तुम दिन में थोड़ा सो भी सकते हो, लेकिन असली समस्या वही थी, पैसे। सिर्फ एक हफ्ते के केयरगिवर का खर्च 2000 युआन था। यह रकम सोचकर ही दोनों का दिल बैठ जाता था। उसी समय दूसरी तरफ जेनी ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसे लीना का संदेश मिला। वह खुशी से लगभग कुर्सी से उछल पड़ी। तुम वापस आ गई, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छे साइड प्रोजेक्ट्स ढूंढना शुरू करती हूँ। लीना ने फोन नीचे रखा और तुम्हारी तरफ देखा। तुम सिर झुकाकर पूरी तल्लीनता से चित्र बना रहे थे। उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद दूसरों की मदद स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। कंपनी के दिवालिया होने के बाद वह पूरी तरह टूट गई थी। उसे लगने लगा था कि शायद वह इस इंडस्ट्री के लायक ही नहीं है। अरबों के कर्ज ने उसके अंदर इतना डर भर दिया था कि वह दोबारा शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। तुम दिन रात उसकी ड्रिप के पास जागते थे। दिन में सड़क पर बैठकर लोगों के चित्र बनाते, रात में हाथ दर्द होने तक स्केच बनाते रहते, फिर भी कभी शिकायत नहीं करते। तुम्हारी मेहनत ने उसे एहसास कराया कि असली कमजोरी भागना था, लड़ना नहीं। अब वह अतीत का सामना करेगी, अपनी कंपनी के दिवालिया होने की असली वजह खोजेगी और फिर से खड़ी होगी। इतने में तुम्हारा फोन बजा। कॉल खत्म होते ही तुम्हारे चेहरे पर चमक आ गई। लीना ने पूछा, क्या हुआ? तुम मुस्कुराए। होटल का मामला सुलझ गया। मकान मालिक ने बची हुई रकम वापस कर दी, लेकिन कमरे में खाना पकाने की वजह से तेल की गंध रह गई थी, इसलिए मेहमानों से 7 दिन का अतिरिक्त किराया भी लिया गया। उसमें से 1000 युआन से ज्यादा हमारे खाते में आ गए, जैसे आसमान से पैसे बरस पड़े हो। तुम्हारी खुशी देखकर लीना भी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, इवान, तुम थोड़ी देर बाहर जाकर टहलाओ। पूरे दिन बैठे बैठे चित्र बनाते रहते हो, इससे गर्दन और कंधों पर बुरा असर पड़ेगा। थोड़ा आराम कर लो। तुमने अपने स्केच समेटे और अस्पताल के नीचे बने डिलीवरी पॉइंट की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर तुम पता लिख ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, इवान, बहुत दिनों बाद मिले। तुमने पलट कर देखा, वही गुलाबी बालों वाली लड़की बियांका। तुमने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पिछली बार से अब तक तुम उससे मिले ही नहीं थे, क्योंकि तुमने अपना स्केच वाला ठेला परेटको वाली जगह पर लगा लिया था। तुमने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अरे बियांका, तुम यहाँ कैसे? बियांका ने शरारती अंदाज में आंख मारी और बोली, मेरी बड़ी बहन इसी अस्पताल में भर्ती है। उसने ऊपर की मंजिल की ओर इशारा किया, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं जा रही। शायद वह मुझे देखना ही नहीं चाहती। तुम्हें याद आया कि तुम्हें अभी लीना के पास वापस जाना है। तुमने विनम्रता से कहा, अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ऊपर मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन बियांका तुम्हारे साथ साथ चलने लगी। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। तुमने भौहें चढ़ाकर पूछा, बातें? हमारी तो अभी ठीक से जान पहचान भी नहीं है। बियांका ने तुरंत शिकायत की। फिर तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैंने तुम्हें कई मैसेज भेजे, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। तुम्हारे मन में आया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कोई ठग हो, लेकिन तुमने यह बात जाहिर नहीं होने दी। सिर्फ इतना पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? बियांका ने बिना किसी झिझक के सीधा जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मेरे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कहीं ज्यादा पैसा है। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी आराम की जिंदगी दे सकती हूँ। तुम्हें सड़क पर बैठकर लोगों के स्केच बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम हाँ कह दो तो यह 4 मिलियन युआन की घड़ी हमारी सगाई की निशानी समझकर रख लो। तुमने उसकी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। अब समझ आया कि वह इतनी महंगी क्यों लग रही थी। तुमने गंभीर आवाज में कहा, सबसे पहले तुम्हारी भावनाओं के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। अगर इसके बाद भी तुम मेरा पीछा करोगी तो उसे एक ही नाम दिया जाता है, किसी का घर तोड़ने वाली। यह सुनते ही बियांका की मुस्कान जम गई। होमरेकर? तुमने मुझे ये कहा। जिंदगी में पहली बार किसी लड़के ने उसे ठुकराया था। वह हमेशा से खूबसूरत और अमीर रही थी। लोग उसके पीछे भागते थे, लेकिन जिस इंसान को उसने पहली बार खुद पसंद किया, उसने उसे घर तोड़ने वाली कह दिया। वह अविश्वास से तुम्हें देखती रह गई। उधर तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, तुम नहीं जानती, लीना बीजिंग के सबसे बड़े और ताकतवर परिवार की खोई हुई राजकुमारी है। जब उसे अपनी असली पहचान मिल जाएगी, तब बड़े बड़े उद्योगपति भी उसके सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारे परिवार की दौलत उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो भविष्य में तुम्हारा अंजाम भी उसी पहाड़ी खाई में होगा जहां सुअरों के बीच फेंक दिया जाएगा। यह सोचकर तुम्हें बियांका पर थोड़ा तरस भी आया। तुम बिना कुछ और कहे उसके पास से निकल गए। बियांका वही खड़ी बड़बड़ाती रही। ये आखिर हुआ क्या? क्या इसे पहले से लीना की असली पहचान पता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह राज तो खुद लीना भी नहीं जानती। लेकिन अगर लीना ने इसी आदमी से शादी कर ली, तो अपने परिवार में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। नहीं,
इन दोनों को हर हाल में अलग करना होगा। इधर तुम अस्पताल के कमरे में लौटे तो देखा कि एक युवा डॉक्टर बड़े उत्साह से लीना की तबीयत के बारे में पूछ रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान कुछ ज्यादा ही बनावटी लग रही थी, इसलिए तुम्हें महसूस हुआ कि उसकी दिलचस्पी इलाज से ज्यादा लीना में है। डॉक्टर बोला, अगले कुछ दिनों तक हल्का खाना खाइए ताकि टाकों में सूजन न आए। लीना हर बात का बस एक शब्द में जवाब देती रही, लेकिन डॉक्टर हार मानने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए पल्स मीटर निकाला और कहा, एक बार आपकी नब्ज भी देख लेता हूँ, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब सामान्य है। तुम्हारे मन में सवाल उठा, क्या यह जरा ज्यादा नहीं हो रहा? डॉक्टर मुस्कुराते हुए सारी जांच पूरी करके चला गया। तब तुम नाराज चेहरे के साथ लीना के पास पहुंचे। लीना ने तुम्हें देखते ही महसूस कर लिया कि बाहर जाने से पहले वाले तुम और अभी वाले तुम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे भीतर जैसे कोई आग सुलग रही थी। उसने धीरे से पूछा, नीचे क्या हुआ? सब ठीक है? तुमने सामान्य बनने की कोशिश की? कुछ खास नहीं, एक पुरानी क्लाइंट मिल गई थी। थोड़ी देर बात हुई। लीना ने फिर पूछा, फिर तुम इतने नाराज क्यों हो? तुमने सख्त चेहरे से जवाब दिया, मैं नाराज नहीं हूँ, बस गुस्सा आ रहा है। लीना चुपचाप तुम्हें देखती रही। तभी वही डॉक्टर फिर वापस आया, कुछ रीडिंग लिखी और मुस्कुराते हुए चला गया। तुम्हारे मन का गुस्सा और बढ़ गया। फिर आ गया, एक ही सुबह में तीसरी बार। अभी इसकी सर्जरी हुई है, लेकिन यह हर थोड़ी देर में बहाना बनाकर कमरे में चला आता है। इससे ज्यादा साफ और क्या होगा? जो बातें तुम कह नहीं पा रहे थे, उनका सारा गुस्सा तुमने अपनी ड्राइंग में उतारना शुरू कर दिया। तुमने जानबूझकर अपना ड्राइंग बोर्ड इस तरह घुमा लिया कि तुम्हारी पीठ लीना की तरफ हो गई। तुम्हारी भावनाएं हमेशा चेहरे पर साफ दिख जाती थीं, इसलिए लीना समझ गई कि तुम उससे नाराज हो। लेकिन आखिर क्यों, यह वह समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद ड्रिप की मशीन फिर बीप करने लगी। तुमने कॉल बटन दबा दिया। वही युवा डॉक्टर तुरंत कमरे में आ गया। उसने कहा, मैं देख लेता हूँ। तुम थके हुए अंदाज में कुर्सी पर टिक गए। ठीक है, आ ही जाओ, मुफ्त में इसकी देखभाल करने वाला मौजूद है तो आराम ही कर लेते हैं। पूरे दिन में वह डॉक्टर 6 बार कमरे में आया और तुमने पूरा दिन लीना से एक शब्द तक नहीं कहा। शाम होते होते लीना परेशान हो गई। बगल वाले बेड पर लेटी बुजुर्ग महिला ने उसकी चिंता भरी शक्ल देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी, आराम क्यों नहीं कर रही? लीना ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को नाराज कर दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या थी। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई, अगर गलती हुई है तो माफी मांग लो। पति पत्नी या प्रेमियों के बीच रात भर मनमुटाव नहीं रहना चाहिए। लीना ने मासूमियत से पूछा, अगर मुझे यह भी न पता हो कि मेरी गलती क्या है, तब भी माफी मांग सकती हूँ? 20 साल की जिंदगी में उसने शायद ही कभी कोई गलती की थी, इसलिए किसी से माफी मांगने की नौबत भी नहीं आई थी। बुजुर्ग महिला ने प्यार से कहा, हाँ, बस इतना कह दो कि आगे से बेहतर कोशिश करोगी। शायद तभी वह खुद बता देगा कि उसे किस बात का दुख है। यह सलाह लीना को बेहद सही लगी और उसने तय किया कि मौका मिलते ही ऐसा करेगी। थोड़ी देर बाद तुम रात का खाना लेकर लौटे। बुला लीजिए। डॉक्टर के जाते ही लीना के मन में अचानक सब कुछ साफ हो गया। आज तुम हर बार उसी डॉक्टर के आने के बाद नाराज हुए थे। क्या तुम उसकी वजह से नाराज थे? उसे इस भावना का नाम नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि उसी वजह से तुमने पूरा दिन उससे बात तक नहीं की। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। तुमने बिना पीछे देखे कहा, माफी मत मांगो, बस खाना खाओ। लेकिन लीना ने खाना नहीं छुआ। वह बस तुम्हारी पीठ को चुपचाप देखती रही। उसकी निगाहें इतनी गहरी थीं कि तुम्हें बिना पीछे मुड़े भी उनका एहसास हो रहा था। आखिर तुम हार गए। ठीक है, मैं ही तुम्हें खिलाता हूँ, आओ साथ में खाना खाते हैं। यह खाना हम दोनों के लिए है। लीना ने तुरंत कहा, मुझे भूख नहीं है। तुमने भी जवाब दिया, तो मुझे भी नहीं। यानी अब वह खुद को भूखा रखकर तुम्हें मनाने लगी थी। आखिरकार तुम उठ खड़े हुए और खाना खोलने लगे। अचानक लीना ने पूछा, क्या तुम जल रहे हो? तुम्हारा हाथ एक पल के लिए कांप गया। मैं किससे जलूंगा? मुझे किसी से जलने की क्या जरूरत है? तुम्हारे मन में अजीब उथल पुथल मची थी। लीना तो एक काल्पनिक दुनिया की लड़की है, जैसे किसी गेम का किरदार। आखिर कोई एक काल्पनिक लड़की से प्यार कैसे कर सकता है? लेकिन लीना पूरे विश्वास से बोली, तुम जल रहे हो। तुमने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि डर था कि कहीं दिल की बात जुबान पर ना आ जाए। आखिर तुमने कहा, मैं नहीं जल रहा, बस मैं यह नहीं चाहता कि कोई मुझे धोखा दे। लीना ने तुरंत विरोध किया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने गुस्से से कहा, तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थीं। कम से कम तुम्हारे मन में तो कुछ था। लेकिन याद रखना, वह तुम्हारा किस्मत वाला इंसान नहीं है। अपनी वह मुस्कान और वह नजरें किसी और के लिए मत बचाकर रखो। तुम्हें उम्मीद थी कि वह वादा करेगी कि आगे से किसी दूसरे आदमी की तरफ नहीं देखेगी, लेकिन उसने फिर वही कहा। इवान, तुम सचमुच जल रहे हो। तुम्हारा सब्र टूट गया। मैंने कहा ना, मैं नहीं जल रहा। क्या तुम कोई रोबोट हो? अगले ही पल लीना अचानक तुम्हारे करीब आई और बिना किसी झिझक के तुम्हें चूम लिया। उसकी ठंडी साफ खुशबू ने तुम्हें पूरी तरह घेर लिया। तुम्हारी आंखें फैल गईं और दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। कुछ सेकंड बाद वह पीछे हटी और ठीक उसी पल युवा डॉक्टर कमरे में तापमान जांचने के लिए अंदर आ गया। तुम तुरंत पलटकर अपनी ड्राइंग बोर्ड के सामने जाकर बैठ गए। डॉक्टर ने कहा, आपका खाना अभी तक रखा है। अब तक तो ठंडा हो गया होगा, लेकिन इस बार लीना ने उसे बीच में ही रोक दिया। जरूरत नहीं, खाना ठंडा नहीं हुआ और मुझे बुखार भी नहीं है। डॉक्टर फिर भी बोला, तो मैं इसे माइक्रोवेव में गर्म कर देता हूँ। उसकी जरूरत से ज्यादा चिंता अब लीना को भी साफ दिखाई देने लगी थी। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, ड्यूटी के दौरान बिना किसी मेडिकल वजह के बार बार किसी मरीज के कमरे में आना अस्पताल के नियमों के खिलाफ है। अगर यह दोबारा हुआ तो मैं इसकी शिकायत सीधे अस्पताल प्रशासन से करूंगी।